हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त हर सिंघल और आज हम इस वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपका है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है। सो इसके सबसे पहले मेन चीज़ जान लेते हैं कि ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1 अप्रैल 1947 में। वहीं ये इफेक्टिवली मतलब ये काम करना स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1947। ठीक है। ये आपका एप्लीकेबल है ऑल ओवर द इंडिया इंक्लूड JNK। ठीक है। और इसका मेन कंसर्न आपका इंडस्ट्री है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इट प्रमोट हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। ठीक है। मतलब कि भैया आपका एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में पीसफुल रिलेशन जनरेट करना चाहता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्प्यूट, भाई जो डिस्प्यूट हुए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। देन हमने डिस्प्यूट इन्वेस्टिगेट कर लिया, बट उसको अब हमको रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट मतलब उस डिस्प्यूट को हमको खत्म करना है और मेक सेटलमेंट। ठीक है। ये इसको ऑब्जेक्टिव होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेक या फिर मार्क प्रोविजन फॉर स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ एंड रेट्रिचमेंट। भाई जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो आपका इन चारों टर्म के बीच में घिरा हुआ है। सो आप इस एक्ट में यही सब चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। तो जो सबसे पहला एक्ट आया था वो आया था आपका एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1860। उसके बाद वो एक्ट सही से काम नहीं किया तो नेक्स्ट एक्ट आया आपका ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। उसके बाद आपका एक्ट आया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल फॉर्म्ड इन 1940 एंड देन जो आपका लेटेस्ट एक्ट है वो है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है। ये आपकी छोटी सी हिस्ट्री है। अगर उसमें आए कि भाई गिव अस द ब्रीफ ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सो आप ये डाल सकते हैं, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। सर आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पढ़ा दिया, बट इसमें इंडस्ट्री का मतलब क्या है? सो इसमें इंडस्ट्री का मतलब है एनी बिजनेस, ठीक है, एनी बिजनेस, ट्रेड या फिर ऑक्यूपेशनल आइदर फॉर प्रॉफिट और नॉट। वो कोई सा भी बिजनेस, जैसा भी ट्रेड, वो प्रॉफिट के लिए हो या फिर वो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करता हो, वो आपका इंडस्ट्री में आएगा। इन शॉर्ट आपका हर एक बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आएगा। कौन कौन से नहीं आएंगे मैं वो अभी आपको आगे बता दूंगा। ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट बिजनेस हो या फिर नॉन प्रॉफिटेबल हो। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर आ गई। अब एक बात जानो कि मैंने इसमें बताया था कि भाई डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसका मतलब क्या है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपका सेक्शन 2K के अंदर है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको सेक्शन याद नहीं हो रहे तो सेक्शन मत लिखिए आए, बट ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप आपके इंडस्ट्रियल एक्ट में, इंडस्ट्रियल लॉ में आपके 6 एक्ट हैं, तो 6 में से एटलीस्ट आप 2 के तो सेक्शन याद करके जाएं। बेनिफिट आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है। देन जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब है, उसका मतलब क्या है कि डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक इंडस्ट्री है और एक दूसरी इंडस्ट्री है, उन दोनों के एम्प्लॉयर के बीच में लड़ाई हो रही है, उन दोनों के वर्कर के बीच में लड़ाई हो रही है। ठीक है। और उन दोनों के एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में लड़ाई हो रही है, वो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। अब एक बात जानो कि भाई अगर सिंगल एम्प्लॉयर की, सिंगल वर्कर की लड़ाई हो रही है एम्प्लॉयर से, सो क्या वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है? नहीं, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होता, वो आपका इंडिविजुअल डिस्प्यूट होता है। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है कि भाई जहां पे आपके सारे एम्प्लॉय मिलकर यू कैन से डिस्प्यूट करें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को उसकी जॉब से निकाल दिया विदाउट एनी रीजन, तो जो उस एम्प्लॉय की साथ में खड़े होंगे, यू कैन से जो उसके एम्प्लॉय के साथ में खड़े होंगे, वो भी अपने जॉब सिली एग्जांपल की वजह से छोड़ देंगे। इसका मतलब वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं और वो जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट था वो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी सेक्शन 2A में एक बात बोली गई है, नो सिंगल वर्कमैन कैन रेज डिस्प्यूट अनलेस रिलेटेड टू हिज डिसमिसल, डिस्चार्ज, टर्मिनेशन एंड रेंट्रीचमेंट। अभी आपको मैं इसके टर्म आगे बताऊंगा कि ये होते क्या है, बट एक बात जान लो कि डिसमिसल और डिस्चार्ज का मतलब सिमिलर होता है, बट जो डिसमिसल होता है वो आपका विदाउट कंपनसेशन होता है, मतलब आपको कंपनी से निकाला जा रहा है विदाउट एनी कंपनसेशन। डिस्चार्ज आपका विद कंपनसेशन होता है। ठीक है।
डिसमिसल विदाउट कंपनसेशन, डिस्चार्ज विद कंपनसेशन। चारों का मतलब कंपनी से निकालना ही होता है, ये बात सिमिलर है। टर्मिनेशन में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, आपको आपके हाथ में टर्मिनेशन लेटर आ जाता है। रिट्रेचमेंट में क्या होता है कि भाई कोई हमारी इंडस्ट्री में सरप्लस एम्प्लॉय है, पहले हमारा काम बहुत अच्छा था बट अब क्या हो रहा है कि भाई काम इतना कुछ खास नहीं हो रहा, अभी हमको कम एम्प्लॉय चाहिए। सो वो जो सरप्लस एम्प्लॉय है उनको निकाल देते हैं, वो आपका रिट्रीचमेंट कहलाता है। ठीक है, ये टर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट रिट्रीचमेंट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये बता दी, फिर भी जस्ट सेक ऑफ नॉलेज। ठीक है, अगेन डिसमिसल विदाउट कंपनसेशन, आपने किसको निकाल दिया विदाउट कंपनसेशन। डिस्चार्ज आपने किसको निकाल दिया विद कंपनसेशन। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है सेक्शन 2 ट्रिपल के, दैट इज ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल आप जॉब करने गए कहीं पे, ठीक है, और आपको स्टार्टिंग के 2 आवर में आपको आपकी टाइमिंग थी 8 सुबह 8 बजे से, आपको 10 बजे तक काम नहीं मिला। सो एम्प्लॉयर क्या करेगा, अगर इस पर कुछ काम नहीं होगा वो आपको घर वापस भेज देगा, मतलब आपको जॉब के बीच में ही आपको घर वापस भेज देगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ पावर, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, कोई मशीन खराब हो गई, सो आपकी बीच में ही दिन की जॉब हट जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको जॉब से निकाल दिया, नहीं, इसका मतलब है कि आप एम्प्लॉयर ने आपको छुट्टी दे दी। ठीक है, अगर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पावर, मटेरियल, मशीन खराब हो गई या फिर किसी और रीजन से। ठीक है सर, क्या ये बस एक दिन की होती है? जरूरी नहीं है, या आपका 1 महीना भी चल सकती है, या आपको 1 साल भी चल सकती है। ठीक है, तो सर क्या वो हमको सैलरी देंगे? हाँ देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे लेट्स से कि एक इंडस्ट्री है जहां पे 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं। कितने? 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं। सो अगर एम्प्लॉय ने कहा कि भाई कि हमको 50 एम्प्लॉय की आज जरूरत नहीं है, कि ठीक है, मतलब 50 एम्प्लॉय आपके एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते थे, उस सेक्टर की मशीनरी खराब हो गई और उसने कहा कि हमको 50 एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। उस केस में वो उनको छुट्टी दे देगा। सो जो वो छुट्टी देगा वो आपको 100% सैलरी के साथ देगा। इन शॉर्ट, अगर किसी एम्प्लॉयर ने 50 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया है, सो 100% सैलरी के साथ करेगा। अगर किसी एम्प्लॉयर ने 50 या फिर 100 के बीच में एम्प्लॉय को ले ऑफ दिया है, छुट्टी दी है बीच में, सो वो 50% सैलरी के साथ करेगा। वहीं अगर एम्प्लॉयर ने 100 से ज्यादा एम्प्लॉय को ले ऑफ किया है, सो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से देगा। सर क्या देगा? सैलरी देगा आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी परसेंट बोलेगा। ठीक है, ये आपका स्पेसिफाइड नहीं है एक्ट में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आए कि प्रोविजन रिगार्डिंग टू ले ऑफ, ठीक है, सो इसमें यही आपके प्रोविजंस हैं। पहले आप एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज ले ऑफ, देन एक्सप्लेन द प्रोविजन। ठीक है, अब एंड में इसका एक और प्रोविजन है, वो क्या है? इफ एम्प्लॉय रिजेक्ट ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, नो कंपनसेशन विल बी पेड। इसका मतलब क्या है कि पहले हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमारी 2 प्लेस पे है, एक आपकी मान लो दिल्ली में है और एक आपकी गुड़गांव में है। ठीक है, दिल्ली वाली इंडस्ट्री में काम बंद हो गया ड्यू टू मशीनरी ब्रेकअप, मशीनरी आपकी खराब हो गई और वो मशीनरी आपकी अब 1 महीने बाद ठीक होके आएगी। सो एम्प्लॉयर ने यहाँ पे क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, आपको ले ऑफ नहीं मिलेगा, आप दूसरी जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी ब्रांच है, वहां जाके काम कर लो। सो एम्प्लॉय ने मना कर दिया कि सर हम वहां पे नहीं जाएंगे, वो बहुत दूर है और टाइमिंग भी आपकी सेम रहेगी। सो इस केस में एम्प्लॉय ने क्या कहा कि आपको टाइमिंग की चिंता नहीं करनी, आपकी टाइमिंग 9 to 5 है, आप 9 बजे दिल्ली वाले ऑफिस में आ जाएं, 9 बजे आपको बस गुड़गांव लेकर चली जाएगी। वहीं आपको 5 बजे, आपकी 5 बजे तक की जॉब है, 5 बजे हम आपको दिल्ली में छोड़ देंगे, आप उसकी चिंता ना करिए। इसके बाद भी एम्प्लॉय ने क्या कहा कि सर हम नहीं जा सकते, ये गलत है। सो उस केस में एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर ने उसको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, ऑल्टरनेटिव जॉब प्रोवाइड करी थी बट उसने मना कर दी। बात समझ में आ गई? ठीक है, नहीं आई फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। ले ऑफ के प्रोविजंस आते हैं पेपर में, जहां तक मैंने देखा है। सो इसको एक बार आप पढ़ ले, इजी सा है। सर अब अगर ये 22.5 नंबर में आ गया तो हम बस 1 पेज लिखेंगे? नहीं, आप एक पेज नहीं लिखोगे। सबसे पहले ले ऑफ क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल अपना बना के लिख दें, 1 पेज भर जाएगा। दूसरे पेज में प्रोविजन एंड तीसरे पेज में आपका
एग्जाम्पल दे दें कि XYZ कंपनी में इतने एम्प्लॉय थे, वो उसको इतनी सैलरी देगा, लाइक दैट। ठीक है, लाइक कि आप न्यूमेरिकल बनाते छोटा सा अपने आप इजी सा और उसको सॉल्व करते। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका रिट्रीचमेंट के रिगार्डिंग। रिट्रीचमेंट के रिगार्डिंग भाई रिट्रीचमेंट होता है क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशनल एम्प्लॉय को निकालना आपका रिट्रीचमेंट होता है। ठीक है, फिर से बताते हैं। आईटी कंपनी में क्या होता है कि भाई काफी लोगों की जॉब जाती है। ठीक है, उसमें एम्प्लॉय को निकालता रहता है। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका में आईटी कंपनी की बहुत ज्यादा जॉब की रिट्रीचमेंट हुई थी, बहुत ज्यादा वहां पे एम्प्लॉय निकले थे। ठीक है, सो वो आपके रिट्रीचमेंट होता है। एडिशनल एम्प्लॉय थे, इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से पहले हमारी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय थे और काम हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, बट कोरोना की वजह से हमारा जो काम है वो इतना कुछ खास नहीं चल पा रहा। सो हमारे जो एम्प्लॉय की नीड है वो बस 500 रह गई। सो जो आपके एडिशनल है 500 एम्प्लॉय, हम उनको निकाल देंगे। ठीक है, वही आपका रिट्रीचमेंट होता है। सर आप उसको ऐसे निकाल देंगे? नहीं, हम उनको कंपनसेशन देंगे। उसका छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, अब सर आपने क्या लिखा है यहाँ पे ये बता दो। ये आपका टर्मिनेशन ऑफ सर्विस अदर देन, मतलब कि रिट्रीचमेंट क्या नहीं होता। अगर आपको पनिशमेंट मिली है, आपने कुछ इलीगल काम किया है, आपने हमारी सर्विस, हमारे डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने की जरूरत करी है, सो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, प्लस आपको फाइन भरना पड़ेगा। सो इस केस में क्या हुआ कि एम्प्लॉय आके बोलता है कि सर ये तो आपका रिट्रीचमेंट है, आप उनको कंपनसेशन दो। सो ये आपका रिट्रीचमेंट नहीं होता, पनिशमेंट आपका रिट्रीचमेंट नहीं होता, वॉलंटरी रिटायरमेंट आपका रिट्रीचमेंट नहीं होता, और सुपर एनुलेशन आपका रिट्रीचमेंट नहीं होता, इल हेल्थ के केस में आपका रिट्रीचमेंट नहीं होता, और आपके कॉन्ट्रैक्ट के केस में रिट्रीचमेंट नहीं होता। सर कॉन्ट्रैक्ट वाला बता दो, बाकी सब तो सिंपल थे। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि भाई अगर आप हमारी कंपनी में काम करते हो, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 5 साल 5 इयर्स तक का कॉन्ट्रैक्ट बना है कि 5 साल से पहले आप हमारी कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते, बट कॉन्ट्रैक्ट के बाद 6वें साल में हमने आपको निकाल दिया। सो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये आपका रिट्रीचमेंट है, हमको कंपनसेशन दो। नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हमारे साथ, आप यहां से जा सकते हैं, आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगी। ठीक है सर, अब एक और बात बता दो, आपने रिट्रीचमेंट बता दिया क्या होता है, समझ में आ गया, बट रिट्रीचमेंट हम सरप्लस एम्प्लॉय को निकालते कैसे हैं? सो सरप्लस एम्प्लॉय को निकालने के लिए मेथड है तो होता है आपका लीफो। लीफो मेथड आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो जितना नया एम्प्लॉय है उसको उतना जल्दी निकाला जाएगा रिट्रीचमेंट के केस में। इन शॉर्ट, अगर आप पुराने एम्प्लॉय हैं आप सेफ है। ठीक है, अभी सर रिट्रीचमेंट ऐसे कर देते हैं क्या? मतलब हमने बोला कि भाई तुम कल से नहीं आओगे, ऐसा नहीं होता। रिट्रीचमेंट ऑफ एनी पर्सन बाय गिविंग 1 मंथ ऑफ नोटिस और सैलरी, इसका मतलब क्या है? क्या एम्प्लॉय को बोलोगे कि अब आपके पास बस 1 महीना है, आप नेक्स्ट जॉब ढूंढ ले। ठीक है, वो होता है 1 मंथ नोटिस। या फिर आप क्या करेंगे, आप एम्प्लॉय को 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे देंगे और इससे बोलेंगे कि भाई तो अपनी जॉब ढूंढ ले। ठीक है, अब यहां पे आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका रिट्रीचमेंट होता है। सर क्या सैलरी आपकी कंपनसेशन होती है? सैलरी आपकी कंपनसेशन नहीं होती, उसका फॉर्मूला होता है जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए, कैलकुलेशन ऑफ रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, इजी सा फॉर्मूला है। क्या है वो? एवरेज पे अपॉन 30 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, एवरेज पे अपॉन 30 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लेट्स से मेरी एवरेज पे आपकी 5000 है। ठीक है, और मैंने वहां पे 12 साल काम किया है। सो 5000 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 12, 12 साल मैंने काम किया है। सो मेरी कंपनसेशन कितने बनेगी? 2500 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, जो कि आपका होता है 30,000। सो 30,000 हमारी यहां पे रिट्रीचमेंट कंपनसेशन बन गई। ये आपकी कंपनसेशन है, आपकी ये सैलरी नहीं है, सैलरी इसके बाद मिलती है। ठीक है, ये आपकी रिट्रीचमेंट की अमाउंट हो गई। अभी सर आपने यहां पे एवरेज पे बोला, एवरेज पे का मतलब क्या है? एवरेज पे का मतलब होता है जो कि आपके सेक्शन 8AA में गिवन है, अगर आपको
सैलरी मंथली वाइज मिल रही है तो आपकी एवरेज पे लास्ट 3 मंथ का निकालेंगे, मतलब कि आपकी लास्ट 3 मंथ में जो भी सैलरी थी उसका एवरेज पे निकालेंगे। अगर आपको सैलरी या फिर वीकली वेजेस मिल रहे हैं तो आपको लास्ट 4 वीक का एवरेज निकलेगा। अगर आपको डेली मिल रहे हैं तो आपको लास्ट 12 डेज का एवरेज निकलेगा। एवरेज पे समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। अभी आपका रिट्रीचमेंट हो गया खत्म। ठीक है, हमने अब तक 2 पढ़ लिए हैं, ले ऑफ और रिट्रीचमेंट। तीसरा हम पढ़ेंगे अभी स्ट्राइक। स्ट्राइक से पहले एक सेक्शन में है सेक्शन 2N, मीनिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। मतलब क्या है इसका कि यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज करना, वही आपका मीनिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होता है। ठीक है, बेसिक सा इसका मीनिंग मैंने बता दिया है, मैं इसको डीप में नहीं जा रहा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा अभी स्ट्राइक। भाई स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ कि स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, स्ट्राइक का मतलब क्या है? जब कोई एम्प्लॉई काम बंद कर देता है उसको हम स्ट्राइक कहते हैं। सेसेशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉय कॉल्ड स्ट्राइक। बेसिक मीनिंग पता चल गया? हाँ जी सर चल गया। सर अब ये बता दो कि स्ट्राइक क्या क्या नहीं हो सकता। सो भाई नो स्ट्राइक इफ, जो कि आपका सेक्शन 2Q में है, नो स्ट्राइक इफ पेंडिंग क्या है? आपके जो केस पेंडिंग चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक, हमने पहले कुछ डिमांड करी थी जो कि फेवरेबल थी हमारे लिए और सही भी थी, और उसका केस पेंडिंग चल रहा है एब्रिटेटर के पास। ठीक है, ये आपकी बॉडी होती है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। या फिर हमारा जो केस है वो चल रहा है लेबर कोर्ट में। आपने नेक्स्ट आके बोल दिया कि भाई हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। ठीक है, आप हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रहे। इस केस में एम्प्लॉयर क्या बोलेगा कि भाई जो हमने केस फाइल किया है उसका आंसर तो आन दे, उसका रिजल्ट तो आन दे, क्या वो क्या कहते हैं, उसके बाद स्ट्राइक करना। ठीक है, सो तुम स्ट्राइक कब नहीं कर सकते? अगर आपका केस पेंडिंग है, चल रहा है एब्रिटेटर के पास, कॉन्सिलेटर के पास या फिर लेबर कोर्ट में। ठीक है, नो अवार्ड और सेटलमेंट इफ अबाउट टू फाइनलाइज, मतलब कि आप इस केस में भी स्ट्राइक नहीं कर सकते। पहले क्या बोला मैंने? पेंडिंग केस है। दूसरा नो अवार्ड और सेटलमेंट इफ अबाउट टू फाइनलाइज्ड, आप इस केस में भी स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी एक और चीज है, स्ट्राइक के रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है जो पेपर में पूछे जाते हैं कि प्रोविजंस ऑफ स्ट्राइक, उसमें क्या लिखना है? वो क्या है आपका, अगर आप पब्लिक सर्विस को यूज कर रहे हो, जैसा आपके लॉयर हो गए, सो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एम्स के मतलब जो डॉक्टर हो गए उनसे भी बहुत ज्यादा पब्लिक को बहुत फर्क पड़ता है। पब्लिक जो आपकी सर्विसेज होती है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उस केस में सबसे पहले स्ट्राइक जो है वो आपके पब्लिक में ही आती है, मतलब ये आपकी वो इंडस्ट्रीज हैं, या आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में नहीं आती। प्राइवेट इंडस्ट्रीज में तो आप आज बोलो और कल स्ट्राइक कर दो, बट अगर इंडस्ट्री आपकी वो है जो आपकी पब्लिक को इफेक्ट करेगी, जो आपकी पब्लिक सर्विस को इफेक्ट करेगी, उस केस में क्या होता है कि आपको 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आज 1 अप्रैल है, मैं 15 अप्रैल से पहले स्ट्राइक नहीं कर सकता। 14 डे का नोटिस देना पड़ता है कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं। ठीक है, अगर आज 1 अप्रैल है, मैं नेक्स्ट 14 डेज तक स्ट्राइक नहीं कर सकता। ठीक है, वहीं दूसरी बात एक और है कि स्ट्राइक विद इन 6 वीक ऑफ नोटिस। इसका मतलब क्या है कि आज 1 अप्रैल है तो मुझे 6 वीक के अंदर अंदर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो आने वाले 6 वीक हैं उसके अंदर मुझे स्ट्राइक करनी पड़ेगी। और अगर आपने 6 वीक के अंडर स्ट्राइक नहीं करी, सो आपको एक नया नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, आपको नया नोटिस देना पड़ेगा। न्यू नोटिस इज रिक्वायर्ड इफ स्ट्राइक हैज नॉट बीन कमेंस्ड विद इन 6 वीक ऑफ नोटिस बीइंग सर्व्ड। ठीक है, आपने स्ट्राइक नहीं करी है 6 वीक के अंदर, तो आपको एक और फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, अभी स्ट्राइक करेंगे तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री होती है उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। वो हम कब बताते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, या आप देख लें एक बार, इसको समझ लें। सबसे पहला मैंने क्या बोला कि 14 डे आपको नोटिस देना पड़ेगा। सो वर्कमैन आपको नोटिस देगा एम्प्लॉयर को 14 डे का। ठीक है, मैं यहां पे आपको डेट से बताता हूं। आज डेट आपका 1 अप्रैल है। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या करेगा, इन्फॉर्म्ड इन 5 डे ऑफ नोटिस, मतलब कि एम्प्लॉयर को 6 अप्रैल से पहले पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई यहां पे स्ट्राइक होने जा रही है। ठीक है,
भाई यहाँ पे स्ट्राइक होने जा रही है। सर वो 5 दिन क्या करेगा, वो 5 दिन एम्प्लॉय को जो आपके वर्कमैन है, एम्प्लॉयज है, उनको समझाएगा कि भाई आप मतलब कि वो सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा। अगर सेटलमेंट नहीं होता उस केस में उसको 5 दिन के, आपको 5 दिन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। 5 दिन के बाद मतलब कि आपको 5th डे में सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब स्ट्राइक जरूरी नहीं कि हर बार स्ट्राइक सही हो। अगर आपकी स्ट्राइक लीगल है, जस्टिफाइड है, तो यहां पे आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, सैलरी इज टू बी पेड। अगर स्ट्राइक आपकी लीगल है तो आपको सैलरी मिलेगी। वहीं अगर आपकी स्ट्राइक इलीगल है सो आपके ऊपर 50 रुपीज पर डे का फाइन प्लस 1 मंथ की जेल हो जाएगी। ठीक है, क्या समझाया मैंने स्ट्राइक में? 14 डे नोटिस, भाई आपको 14 डे से पहले नोटिस देना पड़ेगा। 6 वीक के अंडर आपको स्ट्राइक करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो एम्प्लॉयर है उसको 5 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये हो गया आपका। देन स्ट्राइक अगर आपकी लीगल हो तो आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपकी स्ट्राइक इलीगल है तो वर्कमैन को या फिर एम्प्लॉय को 50 रुपीज पर डे और 1 महीने की जेल हो सकती है। ये समझ आ गया? हाँ जी सर आ गया। वीडियो को यहीं पे पॉज करें और एक बार ठंडे दिमाग से स्ट्राइक को दिमाग में दोहराएं जिससे कि आपको ये याद हो जाए। अभी इसके बाद एक और चीज है कि सर स्ट्राइक कितने टाइप की होती है। मैं आपको कंटेंट ही दे रहा हूं, अगर वहां पे आ जाए कि भाई प्रोविजंस ऑफ स्ट्राइक, प्रोविजंस रिगार्डिंग टू स्ट्राइक, तो आप इसमें भर के आ सके। ठीक है, सो पहला है आपका गो स्लो स्ट्राइक। आप काम करने की यू कैन से जो आपकी स्पीड थी काम करने की वो आप धीरे कर दे सारे एम्प्लॉय। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, स्टे इन सिट डाउन, भाई ये तो फेमस है। सिंपैथेटिक स्ट्राइक और वर्क इन रूल स्ट्राइक। ठीक है, आपके समझ में आ गए? हाँ जी सर आ गए। ये आपके टाइप ऑफ स्ट्राइक है, इसके बस टाइप लिख देना और 1-2 को एक्सप्लेन कर देना, समझ में आ जाएगा। वर्क इन रूल आपका बेसिकली जो फेमस है वो आपको जापान में है। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं कि अगर हमारी इंडस्ट्री है शूज बनाने की और शूज के 2 पेयर होते हैं जैसा आपको पता है, बट जो हमारे वर्कर है उसने क्या किया, उसने बस एक ही पैर का शूज बना दिए 100 और उसने दूसरे पैर के शूज बना दिए 2। ठीक है, सो इस केस में एम्प्लॉयर समझ जाएगा कि भाई वर्कर हमसे गुस्सा है और वो स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इससे लॉस बहुत ज्यादा होता है। सो आप इसको डिफाइन कर सकते हो इफ यू वांट और इफ यू वांट टू फिल द पेजेस। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका लॉकडाउन। एक बात ध्यान रखना कि लॉकडाउन और स्ट्राइक, नो स्ट्राइक इफ और नो लॉकडाउन इफ, ये दोनों आपके सेम होंगे। ठीक है, ये दोनों आपके सेम होंगे। इसके बाद लॉकआउट कब होता है? लॉकआउट होता है जब एम्प्लॉयर ऑफिस बंद कर देता है। स्ट्राइक कौन करता है? एम्प्लॉय। लॉकआउट कौन करता है? एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या कहता है, भाई तुम भाड़ में जाओ, मैं अपना ऑफिस ही बंद कर रहा हूं। ठीक है, बंद कर रहा हूं, परमानेंट शटडाउन नहीं होता, उसका मतलब क्लोजर होता है। क्लोजर का मतलब होता है परमानेंट शटडाउन ऑफ इंडस्ट्री और ऑफिस। बट लॉकआउट में क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने आप ऑफिस बंद कर देता है। लेट्स से कि एम्प्लॉयर के फादर की डेथ हो गई, सो उस केस में एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई आपकी 4 दिन का लॉकआउट है। सो उन 4 दिन की सैलरी एम्प्लॉय को मिलेगी, हाँ या ना? हाँ जी सर मिलनी चाहिए और मिलती है। वहीं अगर एम्प्लॉयर कहीं ट्रिप पे जा रहा है कि भाई उसको अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना है और उसने आपको 10 दिन की छुट्टी दे दी, सो वो भी आपको लॉकआउट है। हाँ जी सर लॉकआउट है। उस केस में आपको सैलरी मिलेगी, हाँ या ना? हाँ जी मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? आपको सैलरी मिलेगी। वहीं अगर लॉकआउट इलीगल है सो एम्प्लॉयर को 1000 रुपए फाइन देना पड़ेगा प्लस 1 मंथ की जेल उसको काटनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। अब एक और चीज है, भाई स्ट्राइक लीगल है या फिर इलीगल है, लॉकआउट लीगल है या फिर इलीगल है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर आता है जो कि आपका ये जांच करता है कि स्ट्राइक या फिर लॉकआउट लीगल है या फिर इलीगल है। इंक्वायर ऑफिसर शैल एक्वायर एंड मेक रिपोर्ट रिगार्डिंग स्ट्राइक एंड लॉकआउट दैट इट इज लीगल और इलीगल। बात समझ में आ गई? अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूं इसमें इंटरेस्टिंग, वो क्या है कि स्ट्राइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमने चारों के पढ़ लिए। रिट्रीचमेंट पढ़ लिया हमने,
ले ऑफ पढ़ लिया, स्ट्राइक पढ़ लिया और लॉकआउट भी पढ़ लिया। हमने उनके प्रोविजंस भी पढ़ लिए, हाँ जी सर पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे कि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहां कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ये आपका डेड इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है। डेड इंडस्ट्री मतलब कि भाई कोई इंडस्ट्री शट डाउन हो गई, वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। वहीं हमने फैक्ट्री एक्ट में क्या पढ़ा था कि वो हर एक फैक्ट्री में एप्लीकेबल है, चाहे वो वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग है। ठीक है, अभी जो ये एक्ट है ना वो आपका एप्लीकेबल है कौन सी इंडस्ट्री में, जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑन करी हुई है, वो उन पे भी एप्लीकेबल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो मैंने बताया था कि सर इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन नहीं आएंगे, तो आपके 5 डिपार्टमेंट हैं और 5 तरीके की इंडस्ट्रीज हैं जो आपके इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर नहीं आते। बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर इंडस्ट्री में नहीं आते, वो इंडस्ट्री में काउंट नहीं होते। वो क्या है? पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, ट्रेड यूनियन और कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे। ये 5 चीज इंडस्ट्री नहीं होती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। अभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या नहीं होता, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमारा क्या नहीं होता। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमने पढ़ लिया क्या होता है, बट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या नहीं होता। अगर एम्प्लॉयर ने ऑरल बोला था कि मैं आपके लिए ये करूंगा और वो करने से वो फेल हो गया, सो यहां पे एम्प्लॉय स्ट्राइक नहीं कर सकते, यहां पे एम्प्लॉय अपनी आवाज नहीं उठा सकते, वो डिस्प्यूट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑरल है, रिटर्न नहीं है। दूसरा, मेयर रेजिंग ऑफ डिमांड मतलब कि उन्होंने बेफालतू की डिमांड एम्प्लॉय ने रख दी कि भाई हमको यहाँ पे आप 8 घंटे काम कराते हो, हमको बस 3 घंटे काम करना है, वरना हम स्ट्राइक कर देंगे। ये कोई बेफालतू की स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक नहीं होती। इस केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वो नहीं कहलाएगा, वो वहां पे स्ट्राइक नहीं कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि भाई आर्बिट्रेटर और कॉन्सिलेटर क्या होते हैं। आर्बिट्रेटर क्या होते हैं? ये आपकी एक फॉर्मल बॉडी होती है। ठीक है, ये आपकी फॉर्मल बॉडी होती है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है आउट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, आर्बिट्रेटर फॉर्मल बॉडी होती है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है आउट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, और क्योंकि ये फॉर्मल बॉडी है सो ये आपको जजमेंट प्रोवाइड कराएगी। आर्बिट्रेटर आपको क्या प्रोवाइड करता है? जजमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, वहीं जो कॉन्सिलेटर होता है वो भी आपकी बॉडी होती है, बट वो इनफॉर्मल बॉडी होती है। वो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है आउट ऑफ द कोर्ट, बट वो आपकी जजमेंट नहीं देती, वो आपकी सेटलमेंट कराती है। क्या कराती है? वो सेटलमेंट कराती है। ये था आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, जो कि आपकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। अभी इसमें आपको क्या रिवाइज करना है? जो भी आपके प्रोविजंस मैंने कराए हैं वो, चाहे अगर उनको आप और डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल पे डाल के पढ़ सकते हैं। प्रोविजंस रिगार्डिंग रिट्रीचमेंट एंड ले ऑफ, लॉकआउट एंड स्ट्राइक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, कहां कहां एप्लीकेबल है, इसकी इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, आप ये सब पढ़ लें, आपका ये एक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो आज हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किया। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में बताऊंगा, जो एम्प्लॉय जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पेपर मैं आपको उसको पूरा एक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं पूरा एक्ट एक्सप्लेन करने बैठा तो यहाँ पे आपको 1 से 2 घंटा बैठना पड़ेगा और एक्ट आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैंने आपको वो बताया जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीबीए के रिगार्डिंग जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर कुछ डाउट है, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत पढ़ा है तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि मैं उसको पिंक कर दूं और बाकी जो हमारे व्यूअर हैं वो भी उसको देख लें। ठीक है, इसी के साथ टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग।